वेलकम इंजीनियर्स। आज हम क्या करने वाले हैं, जो कि हमारा ओपन चैनल फ़्लो होगा, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा OCF। तो जो ओपन चैनल फ़्लो है हमारा, इससे रिलेटेड यानी कि चैप्टर नंबर 14 में जो भी हमारे 2004 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है जो कि 2004 में आया था। इसमें देख लीजिए, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज़, जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, जो सेंटर लाइन होती है पाइप की उसके ऊपर लाई करता है। नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, जो आपकी एनर्जी ग्रेड लाइन होती है उसके ऊपर कभी भी नहीं हो सकता है। या फिर ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जो स्लोप जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में डाउनवर्ड होती जाती है। या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है और ये एनर्जी ग्रेड लाइन क्या होती है, इनके बारे में बताइए। चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये हेड के टर्म में हमारी ये होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के बारे में, सही है कि नहीं। तो देखिए, द लाइन विच जॉइन द पीजियोमेट्रिक हेड एट वेरियस पॉइंट इन द फ्लो इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। यानी कि जो आप लोग का हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है वो पीजियोमेट्रिक हेड के इक्वल होती है एक तरीके से। और पीजियोमेट्रिक हेड क्या होता है, जो भी आप लोग की प्रेशर एनर्जी होगी और जो डेटम एनर्जी होगी उन दोनों का जो सम होगा वो आप लोग का एक तरीके से हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ आप लोग का एक पाइप था, तो अगर ये डेटम से बात करें तो H हाइट पर था, सही है। और इसमें जो आप लोग का प्रेशर है वो कितना है, P/ρg है। तो इन दोनों का जो सम होगा, आप लोग का वो क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होगा, सही है। अगर इसमें हम एक और हेड जोड़ दें, वेलोसिटी ग्रेडियंट और जोड़ दें V²/2g, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसको P/γ/Z प्लस के V²/2g। तो ये आपकी रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी लाइन को, सही। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो यहाँ पे कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी हेड एंड वेलोसिटी हेड। ये बात भी सही है। देखिए, अगर आप टोटल एनर्जी की बात करो, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की बात करो, तो टोटल एनर्जी में आप लोग का क्या क्या आएगा, P/ρg आएगा प्लस के V²/2g आएगा प्लस के Z। लेकिन अगर आप बात करो हाइड्रोलिक में, तो इसमें P/ρg प्लस के Z, केवल यही चीज़ आई हैं। तो इनमें अगर आप देखोगे, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो V²/2g मिलेगा केवल। तो ये जो होगा आप लोग का, इसी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी हेड या फिर वेलोसिटी हेड। उसके बाद देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन नेवर लाइज एबव द हाइड्रोलिक एनर्जी ग्रेड लाइन। यानी कि जो आप लोग की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है ये कभी भी आप लोग की एनर्जी ग्रेड लाइन के ऊपर नहीं हो सकती। ये तो अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया, क्योंकि वो तीन क्वांटिटीज़ का सम है, वो केवल दो क्वांटिटीज़ का सम है, तो तीन क्वांटिटीज़ वाला ऊपर लाई करेगा कि नहीं। उसके बाद देखिए, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होता है, जो कि आप लोग का सम आता है P/ρg प्लस के Z, ये आप लोग का क्या करता है, राइज और फॉल हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। वो डेटम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर डेटम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही, तो उसके हिसाब से भी आप लोग का राइज और फॉल हो सकता है। टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वो जो टोटल एनर्जी लाइन होती है आप लोग की, ये हमेशा क्या होती है, फॉल होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो राइज भी हो सकती है और फॉल भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम। टोटल एनर्जी लाइन फॉर आइडियलाइज्ड बर्नौली फ्लो इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल बिकॉज लॉसेस आर जीरो इन आइडियल फ्लो। लॉसेस क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को लेमिनार फ्लो में बता चुका हूँ कि जो भी हमारे लॉसेस होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक माइनर और मेजर लॉसेस। तो हम क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी लाइन के फॉर्म में, तो हमें जीरो हम क्या लेकर के चलेंगे, हेड लॉस लेकर के चलेंगे। यानी कि जो भी हेड लॉस होगा हमारा उसको हम क्या मान करके चलेंगे, जीरो मान करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज़ द वन विच हैज़। आप लोग को बताना है कि जो हाइड्रोलिक चैनल हमारे होते हैं, देखिए जो हाइड्रोलिक चैनल हमारे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर हो गया,
एक हमारे पास रेक्टेंगुलर हो गया, एक हमारे पास ट्रेपेजोडियल हो गया। इस तरीके के सेक्शन होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बेस्ट जो हमारा हाइड्रोलिक चैनल होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, ये हमसे कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम रफनेस कोफिशिएंट होना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया फॉर द गिवन फ्लो, जो फ्लो हो रहा है उसको मैक्सिमम एरिया अवेलेबल होना चाहिए, या फिर मिनिमम वेटेड पेरीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग का जो बेस्ट और इकोनॉमिकल की बात करें, जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, तो उसके लिए मिनिमम वेटेड पेरीमीटर होनी चाहिए आप लोग की, और मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए। ध्यान से देखना, मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए और जो मिनिमम वेटेड पेरीमीटर होनी चाहिए। तो ये आप लोग की कंडीशन होती है बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन की, बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल के क्रॉस सेक्शन की। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन इकोनॉमिकल एज वेल एज इफ़िशिएंट इज़ वन हुज वेटेड पेरीमीटर इज़ मिनिमम। यानी कि अगर आप लोग को एक ऐसा चैनल सेक्शन चाहिए जो इकोनॉमिकल भी हो और इफ़िशिएंट भी हो, तो उसके लिए आप लोग को पेरीमीटर को क्या रखना पड़ेगा, उसकी मिनिमम रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन अ ट्रैंगुलर चैनल सेक्शन, अभी मैंने बताया, देखो आप लोग को 3 तरीके के सेक्शन बताए, जैसे कि एक ट्रैंगुलर हो गया, एक रेक्टेंगुलर हो गया, एक आप लोग का ट्रेपेजोडियल हो गया, एक और आता है सर्कुलर। ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं जो मेजरली हमारे यूज करे जाते हैं। तो इन चारों में से हमसे अभी क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, वो ट्रैंगुलर की। तो इसमें बोल रहा है कि अ ट्रैंगुलर सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लोपिंग साइड्स इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ। आप लोग को बताना है कि जो आप लोग का ये ट्रैंगुलर सेक्शन होता है, वर्टिकल से जो इसकी वर्टिसेस होती हैं, ये जो साइड होती हैं इसकी, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, और जो ओवरऑल एंगल है आप लोग का, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। जो कंप्लीट एंगल है ये वाला, ये आप लोग का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रैंगुलर सेक्शन है। टी क्या है, इसकी टॉप विड्थ है, वाई क्या है, इसकी ओवरऑल डेप्थ है, और ये हमने एंगल लिया थीटा। क्या एंगल लिया, थीटा। तो थीटा जो होना चाहिए वन साइड, ये हमारा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। और जो हम बात करें इसके साइड स्लोप की, जो वर्टिसेस हैं इनका साइड स्लोप कितना होना चाहिए, तो 1:n की फॉर्म में अगर आप बात करोगे तो 1:1 होना चाहिए आपका, सही है ना। यानी कि 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। तो इस तरीके से आप लोग जब एंगल निकालोगे तो ऑटोमेटिक ही 45 आ जाएगा, क्योंकि 1045 इजिकल टू होगा आप लोग का पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के हिसाब से जब आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, और वो पहले से ही 1/1 है तो 1 आ जाएगा। और 10 में जो 1 वैल्यू होती है वो 1045 की होती है। जब यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये तो हमने ट्रायंगुलर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में देखिए, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है हमारी, वो बिड्थ की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। यानी कि क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारी बिड्थ है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारी बिड्थ है, और बिड्थ की वैल्यू ऐसा मान लीजिए कि आप लोग के पास 40 है। कितनी है, 40 मीटर है, कि 40 मीटर आप लोग की बिड्थ है चैनल की। तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो डेप्थ आप लोग की इसकी हाफ होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि बिड्थ आप लोग की क्या है, सपोज ऐसे मान लीजिए कि आपने बिड्थ को अभी कितना लिया, 40 ना लेकर के आपने इसको ले लिया 50। कितना ले लिया, 50 मीटर। तो आप लोग की अब डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अब 25 मीटर होनी चाहिए। यानी कि जितना भी ये होगा बिड्थ, तो उसका हाफ जो होना चाहिए, ये हमारा डेप्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोलिक रेडियस की। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होनी चाहिए सर, वो कितनी होनी चाहिए, तो हाइड्रोलिक रेडियस हमारी जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो उसकी हाफ होनी चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपने बिड्थ को कितना लिया था, 40 लिया था, तो डेप्थ कितनी आई थी आप लोग की, 20 आई थी। सही। तो अगर आप हाइड्रोलिक रेडियस की बात करोगे तो वो डेप्थ की भी हाफ होनी चाहिए। डेप्थ अभी आप लोग की 20 है, तो 20 का जब आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस हमारी 10 होनी चाहिए। तो इसमें तो सब हाफ हाफ हो गए, यानी कि जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो वो भी हाफ होनी चाहिए, और जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो भी हाफ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रेपेजोडियल सेक्शन की। ये देखिए, कुछ इस तरीके का होता है आप लोग का ट्रेपेजोडियल सेक्शन। इसमें जब आप देखोगे तो जो बॉटम वाली बिड्थ है वो कम होती है, और जो टॉप वाली बिड्थ है वो आप लोग की ज़्यादा होती है। बॉटम बिड्थ को हमने बी मान रखा है, टॉप बिड्थ को हमने टी मान रखा है। सही है। जो डेप्थ है चैनल के सेक्शन की फ्लो की, वो हमने कितना ले रखा है, उसको वाई ले रखा है। और जो साइड है उसकी, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है उसका, वो कितना हमारा थीटा।
तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसकी भी जो हाइड्रोलिक रेडियस है आप लोग की, वो आप लोग की R/2 होनी चाहिए। अब देखो हाइड्रोलिक रेडियस होती क्या है यार, इस चीज़ को भी समझ लेना कि हाइड्रोलिक रेडियस होती क्या है। तो हाइड्रोलिक रेडियस होती है आप लोग की एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बेसिक फार्मूला होता है। हाइड्रोलिक रेडियस का फार्मूला होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एक होती है हाइड्रोलिक डेप्थ, जो कि होता है आपका एरिया अपॉन टॉप विड्थ। सही ना। जो हाइड्रोलिक डेप्थ होती है वो एरिया अपॉन क्या होता है, टॉप विड्थ होती है। और जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो एरिया अपॉन क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर होती है। तो इसमें आप लोग की जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, वो तो साइड की जितनी भी इसकी डेप्थ है फ्लो की उसके हाफ होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा की, जो साइड स्लोप है आप लोग का वो 60 डिग्री होना चाहिए। सही है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये हमारा आउटर से, अगर वो अंदर से पूछ ले अंदर से कितना होगा तो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ये भी ध्यान रखना। सही है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि एक जो है हाफ एंगल बनना है इसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर इसमें से आउटर वाला आप 60 माइनस कर दोगे तो अंदर वाला कितना बचेगा आप लोग का, 120। सही है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लें। सी पॉइंट देखिए, अ सर्किल ऑफ रेडियस y शुड बी इनस्क्राइब्ड इन ट्रेपेजोडियल सेक्शन। यानी कि इस तरीके से कह रहा है कि एक सर्किल जो है आप लोग का जिसकी रेडियस जो है y है वो इसके अंदर आप लोग का आ सकता है ट्रेपेजोडियल सेक्शन के। इस तरीके से कुछ होता है, क्योंकि जब ये आप इसको बनाते हो ना तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, कुछ ये इस तरीके से हमारा ये होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंगुलर सेक्शन के बारे में भी। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल। तो इस केस में देख लीजिए साइड स्लोप तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 1:1 होगा। इसकी हाइड्रोलिक रेडियस और देख लीजिए यार, हाइड्रोलिक रेडियस जो होगी इसकी आप लोग की वो होगी y/2√2। ये भी हमको पता होनी चाहिए। बाकी के अब तक रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोडियल में हाइड्रोलिक रेडियस जो थी वो कितनी थी, y/2 थी। लेकिन इसमें क्या आएगी, उससे भी कम आएगी, r=y/2√2। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रायंगुलर सेक्शन, देखो जो आप लोग का रेक्टेंगुलर सेक्शन था और जो ट्रेपेजोडियल सेक्शन था उनकी तो आप लोग की हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल होती है, लेकिन इनकी ज़्यादा होती है आप लोग की किससे, ट्रायंगुलर वाले से। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए सर्कुलर सेक्शन को हमारे पास दो कंडीशन होती है। ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे पास सेंटर था, ओ वाला पॉइंट जो था इस सर्किल का, और जो इसकी ओवरऑल डेप्थ थी जिसको आप डाया भी बोल सकते हो, ये आपका क्या था, डी था। सही है कि नहीं। और जितनी डेप्थ में फ्लो हो रहा था, जितनी डेप्थ में फ्लो हो रहा था वो आप लोग की क्या थी, स्मॉल डी थी। कितनी थी, स्मॉल डी। तो हमसे यहाँ से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज और मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस आते हैं हमारे सर्कुलर सेक्शन के केस में, और दोनों क्वेश्चन हमारे कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज की वो बात करेगा तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में आप लोग को याद रखना है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ना वो आप लोग की 95% होनी चाहिए। किसकी, जो आपका ओवरऑल डाया है उस सर्कुलर पाइप का। सही, सर्कुलर जो चैनल है आप लोग का उसका। और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात है तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो होनी चाहिए ना आप लोग की, ये 81% होना चाहिए। किसका, जो भी आप लोग का ओवरऑल डेप्थ है। सही है, यानी कि जो डाया है उस सर्कुलर चैनल का। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। याद रखना थोड़ा आसान होगा कि जो आप लोग का डाया है वो कितना होना चाहिए, 95% होना चाहिए। डेप्थ ऑफ फ्लो जो होनी चाहिए वो 95% होनी चाहिए डाया के। और इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 81% होनी चाहिए डाया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेजी कोफिशिएंट। तो ये मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में ही बताया था, चेजी कोफिशिएंट होता है जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। सही है कि नहीं। तो ये जो होता है आप लोगों का हैज़ अ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इसकी जो डायमेंशंस होती है वही होती है जो आप लोग की वेलोसिटी की होती है। हैज़ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन। देखो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आप लोगों के जो आप लोग का चेजी कोफिशिएंट है और मैनिंग कोफिशिएंट है दोनों की डायमेंशंस होती हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए, दोनों की ही डायमेंशन होती हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था एक क्वेश्चन आया था जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर था आई थिंक। तो रेनॉल्ड नंबर एक कोफिशिएंट होता है, उसकी डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन चेजी की और मैनिंग्स की होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज द डायमेंशन। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को, ये एक सेकेंड, हैज़ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी।
ये देखिए चेसिस का आप लोग का फॉर्मूला होता है v=c√r/s, सही है। यहाँ पे v वेलोसिटी होती है, r जो होता है हाइड्रोलिक रेडियस होती है, और s जो होता है वो बेड स्लोप होता है। जो चैनल का बेड स्लोप होगा वो आप लोग का होगा। अब देखिए हाइड्रोलिक रेडियस फिर से आई है, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर जो होता है आप लोग का, वो हाइड्रोलिक रेडियस होता है। ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए इसकी डायमेंशंस भी आप देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि इसकी डायमेंशंस पूछी जाती है, डायरेक्ट क्या होता है इसकी डायमेंशंस पूछ ली जाती है। तो इस डायमेंशंस को आप डायरेक्ट याद रखना, l⁻1/2 t⁻⁻1। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो टाइम ले लेना, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है एसएससी जेई में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, l⁻1/2 और t⁻⁻1। अब देखिए इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एसएससी जेई के हैं तो केवल एसएससी जेई के ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सही है कि नहीं। ये आप लोग को एई के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के हों वो सभी के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। 2007 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात कर लेते हैं। इन डिफाइनिंग द फ्रॉड नंबर द एप्लीकेबल टू द चैनल ऑफ एनी शेप द लेंथ ऑफ पेरीमीटर यूज्ड इज द, आप लोग को बताना है कि जो आप लोग का फ्रॉड नंबर होता है इसमें जो चैनल होता है वो किसी भी शेप का हो, तो जो लेंथ होती है पैरामीटर की वो किस लिए यूज करी जाती है, लेंथ जो होती है वो कैसे यूज करी जाती है। तो लेंथ जो उसमें यूज करी जाती है वो एज अ हाइड्रोलिक डेप्थ यूज करी जाती है। क्या यूज करी जाती है, एज अ हाइड्रोलिक डेप्थ। मैं आप लोग को बता देता हूँ, फ्रॉड नंबर जो होता है वो आप लोग का v/√gl ये आता है। तो जी ये जो एल है ना, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको हम, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन ये हमारी होती है चैनल की। तो जो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, कि देखो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है तो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन डिपेंड करती है कि कैसा करेक्टर है उसका, उसके हिसाब से होती है। तो ये क्या होता है आप लोग का कई बार वाई हो जाती है, क्या हो जाती है, वाई हो जाती है, जो कि आप लोग की डेप्थ हो जाती है। तो ये जो डेप्थ हो जाती है किसके इक्वल होती है, तो आप लोग की होती है एक तरीके से, अगर मैं वाई को बोलूँ तो सिंपल इसको मैं लिखूँगा हाइड्रोलिक डेप्थ। क्या लिखूँगा मैं इसको, हाइड्रोलिक डेप्थ। अब हाइड्रोलिक डेप्थ जो होगी आप लोग की वो एरिया अपॉन टॉप विड्थ होगी। अभी मैंने आप लोग को बताया था। तो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। एलसी को बोला है इन्होंने, करेक्टरिस्टिक लेंथ है उसकी, जो कि क्या होती है, एरिया ऑफ फ्लो अपॉन क्या होती है, टॉप विड्थ होती है। यही मैंने आप लोग को बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। द फ्लो इन ओपन चैनल इज़ अ लेमिनार इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़। तो देखो इस केस में जो आप लोग का फ्लो होना चाहिए, जो लेमिनार का केस है, तो जो रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए आप लोग का, ध्यान से देखना, रेनॉल्ड नंबर पूछा है तो ये आप लोग का लेस देन क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। किस केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में, ये ध्यान रखना। ओसीएफ के केस में बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर पाइप फ्लो होता तो पाइप फ्लो के केस में ये वैल्यू आप लोग की क्या होनी चाहिए थी, लेस देन 2000 होनी चाहिए थी इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है ρ/v/t क्या आता है, म्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें इस तरीके से याद रखना है। और अगर बात करेंगे आप किसकी, रेनॉल्ड नंबर की, अगर आप काइनेमेटिक, ये तो अभी डायनामिक विस्कोसिटी की फॉर्म में है। अगर काइनेमेटिक की बात करेंगे तो v/t नीचे आ जाएगा न्यू, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ़ द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ़ द रेनॉल्ड नंबर, अगर टर्बुलेंट होगा तो फ्लो, तो रेनॉल्ड नंबर आप लोग का कितना होना चाहिए, मोर देन कितना होना चाहिए, 2000। कितना होना चाहिए, 2000 आप लोग का होना चाहिए। 2000 से ज़्यादा होगा तो आप लोग को ओसीएफ के केस में, ओसीएफ के केस में कैसा हो जाएगा, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द हाइड्रोलिक जंप इज़ इक्वल टू, देखो जो आप लोग का हाइड्रोलिक जंप होता है वो क्या होता है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक हाइड्रोलिक जंप होता है और एक हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, दोनों की चीज़ें बता देता हूँ। एक हाइड्रोलिक जंप होता है, सही है, और एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी। तो इन दोनों के चीज़ में ध्यान रखना है यार। जो आप लोग का हाइड्रोलिक जंप होता है इसमें जो आप लोग को डेप्थ मिलती है y1 y2, y1 एंड y2, इनको ये जो y1 y2 डेप्थ मिलती है इनको हम बोलते हैं इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट डेप्थ। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्जुगेट
डेप्थ हम इनको बोलते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है इसमें जो हमको डेप्थ मिलती है y1 y2, ठीक, क्या मिलती हैं y1 y2 डेप्थ मिलती हैं, इनको हम स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। तो यहाँ पे देखिए जो आप लोग का हाइड्रोलिक जंप है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेट डेप्थ में। चलिए यहाँ पे कुछ देख लीजिए, ये आप लोग को कुछ डेप्थ मिली एक y1 और यहाँ पे एक डेप्थ मिली y2, तो इनका हाइड्रोलिक जंप जो होगा वो होगा y2 माइनस के y1, बिकॉज y2 इज़ ग्रेटर देन y1। एक और चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोलिक जंप कब बनता है आप लोग का, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो, जब आप लोग का सुपर क्रिटिकल फ्लो जो होता है वो सब क्रिटिकल फ्लो से मैच करता है, तो उस केस में आप लोग का क्या बनता है, हाइड्रोलिक जंप बनता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए कब हमारा सब क्रिटिकल और कब सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, तो इसके लिए बस सिंपल से याद रखना, जब नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जो है ना वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से भी नीचे चली जाए तो इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, सही है। और जब हमारी नॉर्मल डेप्थ जो है वो क्रिटिकल के इक्वल हो जाए तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। और जब हमारी जो नॉर्मल डेप्थ है वो ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल से तो ये आ जाएगा हमारा सब क्रिटिकल फ्लो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When the flow is an open channel is gradually varied, the flow is said to be। आप लोग को बताना है वो किस तरीके का आप लोग का फ्लो होगा, किस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में, यानी कि ओपन चैनल फ्लो है उसमें फ्लो कैसे कर रहा है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है। ग्रेजुअली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, या तो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए इस तरीके से था फ्लो तो ग्रेजुअली या मान लीजिए डिक्रीज़ कर रहा है, या फिर मान लीजिए ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो जो आप लोग का फ्लो होगा वो कैसा होगा, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी आप लोग को कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि फ्लो क्या कर रहा है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली या क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म तो हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारे पास ऑप्शन ये या फिर ये बचता है। अब उसके बाद बचेगा कि हमारे पास जो फ्लो है वो स्टडी है कि अनस्टडी है। तो देखिए अगर फ्लो हमारा ग्रेजुअली वेरी करता है, ठीक है, अगर क्विकली करता तो अनस्टडी हो जाता, लेकिन अगर ग्रेजुअली करेगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो भी पैरामीटर होंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में आप लोग के कांस्टेंट होंगे, चाहे वेलोसिटी हो चाहे आप लोग का डेंसिटी हो, जो भी फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी कि अगर फ्लो आप लोग का टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, स्टडी फ्लो हो जाएगा अगर डज नॉट चेंज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि 12 में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशनल पैरामीटर, इनमें से बताना कौन सा आप लोग का डायमेंशनल पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है, किसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो मैंने आप लोग को बता रखा है चेजी कोफिशिएंट की तो होती है, सही। जो फैक्टर होता है तुम्हारा डार्सी वेस्बेच इक्वेशन का जो फैक्टर होता है एफ, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। फ्रॉड नंबर इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, मैक नंबर इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, सही है ना। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी होना चाहिए, सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता लगा हुआ तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज़ डायमेंशन चाहिए। नेक्स्ट ये देख लीजिए, डार्सी वेस्बेच इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता था, ये पहले ही मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सारी चीज़ें। मैक नंबर देख लीजिए, अगर आप देखना चाह रहे हो तो मैक नंबर आप लोग का ये होता है स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड। अगर आप क्या कर रहे हो, स्पीड ऑफ बॉडी ऊपर ले ले रहे हो और जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको नीचे ले ले रहे हो, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मैक नंबर बताता है, ठीक है। और मैक नंबर ही वो है जो हमें जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं साउंड के रेस्पेक्ट में किसी भी स्पीड को। चलिए, द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इन ओपन चैनल फ्लो रेफर्स टू। देखो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो अल्टरनेट डेप्थ होती हैं वो किस में होती हैं आप लोग की, द डेप्थ हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। जो आपकी स्पेसिफिक डेप्थ होती हैं जहाँ पर आप लोग की स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है। यहाँ पे देखिए द डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर पासिज ऑफ द सर्ज, जो आपका सर्ज होता है उससे पहले और बाद में जो होती हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो होती है आप लोग इस पर डेप्थ मिलती हैं, या फिर हाइड्रोलिक जंप वाली जो होती हैं। तो हाइड्रोलिक जंप वाली तो अभी बताई थी, उनको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंट डेप्थ बोलते हैं, सही है। जो अल्टरनेट डेप्थ होती हैं वो आप लोग की स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में मिलती हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा भाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। हैव सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, किसी भी डिस्चार्ज के लिए जो सेम स्पेसिफिक एनर्जी हमको देता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
ये देख भी सकते हो आप। टू डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इज कॉल्ड अल्टरनेट डेप्थ। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसकी बात करते हैं। इन ओपन चैनल फ्लो द करेक्टरिस्टिक्स लेंथ कॉमनली यूज्ड इन द डिफाइनिंग द रेनॉल्ड नंबर इज। जो आपकी करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है रेनॉल्ड नंबर में, वो क्या होती है? तो रेनॉल्ड नंबर होता है आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। तो ये जो आप लोग को डी दिख रहा है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे डी आप बोलते हो डाया, सही है। तो डाई की जगह कई बार हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को इस तरीके से भी मिलता है कि रेनॉल्ड नंबर जो होता है रो वी आर अपॉन म्यू, इस तरीके से जब रेडियस की फॉर्म में हो तो ये फॉर्मूला आप लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है इसमें वो क्या होती है? तो डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं, जो आप लोग की क्या होती है, हाइड्रोलिक रेडियस होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिक रेडियस जो होती है आप लोग की, वो आप लोग की क्या होती है? करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन्होंने अच्छा नहीं दिया हुआ है। ये देख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। तो इसको हम कई बार इस तरीके से भी लिख लेते हैं, रो वी, यहाँ पर डी की जगह आर अपॉन क्या आ जाता है? म्यू। तो जो हाइड्रोलिक डेप्थ आप लोग की होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ, इसकी जगह जो हम लेकर के चलते हैं वो हमारी आ जाती है हाइड्रोलिक रेडियस। तो इसलिए इसको करेक्टरिस्टिक डायमेंशन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग हाइड्रोलिक रेडियस। तो उसकी हाइड्रोलिक रेडियस क्या होनी चाहिए? जो भी डेप्थ ऑफ फ्लो है उसकी हाफ होनी चाहिए। और डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी होनी चाहिए? जो भी उसकी विड्थ है उसकी क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। तो हाफ ऑफ द क्या हो जानी चाहिए इसके हिसाब से? डेप्थ ऑफ फ्लो। तो डेप्थ कितनी है? हाफ ऑफ द डेप्थ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आप लोग को सारे पॉइंट इसके बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ ई सी टू द क्रिटिकल डेप्थ वाई सी इज। देखो रेक्टेंगुलर केस के, रेक्टेंगुलर में बताना, रेक्टेंगुलर जब हमारा केस चैनल होता है तो उस केस में जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 3/2 ऑफ वाई सी होती है। कितनी होती है? 3/2 ऑफ वाई सी होती है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा? 1.5 वाई सी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोल्व कर रखा है इन्होंने 3/2 वाई सी। तो 3/2 वाई सी है तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? 1.5 वाई सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इन ओपन चैनल फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। जो ओपन चैनल फ्लो होता है इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी आप लोग की आती है, ठीक है, वी मैक्स जो आता है, ये कहाँ पर अकर्स होती है? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, एट द सरफेस, नियर द चैनल बॉटम, बॉटम पे तो जीरो होती है, एट द मिड डेप्थ, मिड डेप्थ जो होती है आप लोग की जो पाइप फ्लो होता है उसमें मिड डेप्थ पे मैक्सिमम होती है, एट द सरफेस, सरफेस पे एयर का रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ भी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी आप लोग की ओपन चैनल के केस में, तो ओपन चैनल फ्लो के केस में आप लोग की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। अगर यहाँ पे पाइप फ्लो होता ओपन चैनल की जगह, अगर पाइप फ्लो होता तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब क्रिटिकल फ्लो द फ्रॉड नंबर इज। तो सब क्रिटिकल फ्लो के केस में देखिए, अगर फ्रॉड नंबर आप लोग का ग्रेटर देन 1 है तो ये आप लोग का सुपर क्रिटिकल फ्लो। फ्रॉड नंबर अगर इक्वल टू 1 है तो ये आप लोग का हो गया क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्रॉड नंबर आप लोग का लेस देन 1 है तो ये हो गया आप लोग का सब क्रिटिकल फ्लो। तो सब क्रिटिकल फ्लो के बारे में पूछा है तो लेस देन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, ये मैंने आप लोग को डेप्थ के बारे में बता दिया है कि अगर आप लोग की नॉर्मल डेप्थ क्या है, नॉर्मल डेप्थ क्या है, अगर वो कम हो जाती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से तो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। अगर नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल के इक्वल हो जाती है तो आप लोग का क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। और नॉर्मल डेप्थ अगर ज़्यादा हो जाती है आप लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से तो सब क्रिटिकल हो जाएगा। सही, यही आप लोग का सेम यहाँ पे फ्रॉड नंबर के केस में भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। फॉर अ वाटर थ्रो अ पासिस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कोल्ड। आप लोग को बताना जो फ्लो होता है वाटर का थ्रो द पासिस अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आप बोलते हो ओपन चैनल फ्लो। क्योंकि ओपन चैनल फ्लो जो होता है आप लोग का या तो ग्रेविटी से फ्लो होगा,
या तो उसको ग्रेविटी देना चाहिए था, या फिर उसने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर ग्रेविटी के थ्रू जो आप लोग का वाटर फ्लो होता है वो आप लोग का कौन सा होता है, OCF होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है। सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए पूरा इन्होंने गिवन है सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। इनमें से कौन सा है जो कोई भी यूनिट नहीं रखता है। तो देखो भाई, चेजिस की भी होती है, मैनिंग की भी होती है, दोनों की होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी नहीं है जिसकी यूनिट ना हो, सभी की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 2015 में आया था, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल गिव्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज। देखो मैक्सिमम डिस्चार्ज आप लोग का कब होगा, जब फ्लो डेप्थ जो होगी वो 95% होगी किसके, ओवरऑल डेप्थ के। तो वो किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर वो पूछ लेता मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब आप लोग का 81% होगा डेप्थ ऑफ फ्लो ओवरऑल डेप्थ के। तो कितना हो जाएगा उस केस में आप लोग का 81%। ये मैं आप लोग को पहले ही सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, द डायमेंशन ऑफ चेजी। जो चेजी की डायमेंशन आप लोग को बतानी कितनी होती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था L की पावर 1/2 और T की पावर -1। इसको आप याद कर लीजिए, सही है ना, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसी तरीके से मैनिंग्स की भी आप याद कर सकते हो। मैनिंग्स की जो होती है आपकी L की पावर -2/3 और T की पावर 1, ये प्लस की होती है। यहाँ पे T की पावर जो होती है वो प्लस की होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप आर 1 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, द हेड लॉस विल बी। आप लोग को बताना है हेड लॉस कितना होगा। एक आप लोग का स्पिलवे है, सही है, उस पर जो आप लोग की हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ है वो कितनी, 1 मीटर और 6 मीटर है रेस्पेक्ट। तो हेड लॉस आप लोग को बताना है कितना होगा। तो चलिए मैं आप लोग को हेड लॉस जितना हमारा होता है हाइड्रोलिक जंप से, उसका फॉर्मूला ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। EL इजिकल टू होता है y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर कोई भी हाइड्रोलिक जंप है। हाइड्रोलिक जंप बनता कैसे है, जब हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो जो होता है वो सब क्रिटिकल फ्लो से मैच करता है, तो तब हमारा क्या बनता है, हाइड्रोलिक जंप बनता है। तो उस हाइड्रोलिक जंप बनने में कितनी हमारी फ्लूइड की एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना उसमें एनर्जी में लॉस हो रहा है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। y1 y2 क्या होती है, हमारी यहाँ पर डेप्थ होती है जिसको हम अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। तो देखिए y2 हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, y1 हमें कितना दिया हुआ, 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 5.21 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ भी, ये आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सही है। एक और फॉर्मूला होता है, ये भी देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन सिक्वेंट डेप्थ। जो आपकी सिक्वेंट डेप्थ होती है y1 y2, उससे रिलेटेड भी आप लोग देख लीजिए। नंबर आप लोग का होता है y2 अपॉन y1, ये भी इम्पोर्टेंट है, y2 अपॉन y1 माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस के 8 FR1 का स्क्वायर अपॉन कितना आता है 2। जहाँ पर ये रेनॉल्ड नंबर है आप लोग का FR1, सही है नहीं। और y1 क्या आपकी y1 y2 यहाँ पर आप लोग की डेप्थ है, अल्टरनेट डेप्थ और जिनको यहाँ पे सिक्वेंट डेप्थ फ्लोट नंबर करेस्पॉन्डिंग, तो सिक्वेंट डेप्थ इन्होंने दे रखा फ्लोट नंबर, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। GVF की बात कर रहा है, देखिए एक होता है हमारा RVF और एक होता है हमारे पास GVF। एक होता है हमारे पास रैपिडली वेरिड फ्लो, एक होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो इसमें कह रहा है कि अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है तो फ्लो कैसा होगा हमारा, तो फ्लो नॉन यूनिफॉर्म और कैसा होगा, स्टडी होगा। कैसा वो, नॉन यूनिफॉर्म और स्टडी, क्योंकि ग्रेजुअली वेरी कर रहा है भाई फ्लो, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। और अभी मैंने बताया था कि अगर ग्रेजुअली फ्लो वेरी करता है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और साथ में कैसा रहेगा, स्टडी रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। टाइम के साथ जो आप लोग के पैरामीटर्स हैं वो सेम रहेंगे, जैसे कि वेलोसिटी वगैरह। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, फ्लो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है भाई।
फ्लो कैसा होता है, या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यूनिफॉर्म होगा तो स्टडी होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो कैसा होगा, स्टडी होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्रेजुअली होगा, सही है, रैपिडली होगा, या फिर आप लोग का SPF होगा, स्लाइटली वेरिड फ्लो होगा, सही है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग का कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आता है आप लोग का GVF, RBF और SBF, ठीक है। यही चीज़ बतानी थी, इसलिए यहाँ तक हम लेकर के आए इसको। स्पेशली वेरिड फ्लो होता है SPF जो होता है ना, सॉरी, स्पेशली वेरिड फ्लो होता है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23। इन द स्टेप मेथड्स बोथ डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड द कंप्यूटेशन मस्ट। जो आप लोग का स्टेप मेथड होता है उसमें आप जो कंप्यूटेशन करते हो किसके लिए करते हो, प्रोसीड डाउन स्ट्रीम इन द सुपर क्रिटिकल फ्लो, प्रोसीड अप स्ट्रीम इन द सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल फ्लो, यहाँ पे भी सब क्रिटिकल फ्लो, ऑलवेज प्रोसीड अप स्ट्रीम या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो आप लोग का इन स्टेप मेथड स्टेप मेथड जो होता है, सही, उसमें जो आप कंप्यूटेशन होता है हमारा वो होता है अप स्ट्रीम इन सब क्रिटिकल फ्लो, यानी कि जो सब क्रिटिकल फ्लो है उसकी जो अप स्ट्रीम है उस साइड हम इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे देखिए द लॉसेज इन ओपन चैनल फ्लो वेरी एज प्रोपोर्शनल टू। जो लॉसेज होते हैं आप लोग के किस में, ओपन चैनल फ्लो में। पाइप फ्लो में लॉसेज तो मैं आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूँ, जो आप लोग के क्या होते हैं, मेजर और माइनर लॉसेज होते हैं। लेकिन अब बात आ रही है ओपन चैनल फ्लो के लॉसेज की। तो ओपन चैनल फ्लो के जो लॉसेज होते हैं उनका इनमें से कौन सा रिलेशन होता है, तो याद रखना V² के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों होते हैं, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रिक्शनल लॉसेज इन ओपन चैनल फ्लो आर कंप्यूटेड एट डार्सी इक्वेशन, यानी कि जो फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं आप लोग के ओपन चैनल फ्लो के केस में भी वो भी डार्सी इक्वेशन से ही कैलकुलेट करे जाते हैं, जो कि होती है FL V² 2GD। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो यहाँ से देखिए जो फ्रिक्शनल लॉसेज हैं वो V² के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने वही फॉर्मूला यूज करा है जो हम सर यूज करते थे पाइप फ्लो के केस में। तो पाइप फ्लो के केस में भी हम यही फॉर्मूला यूज करते थे ना, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी यूज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन एज। तो ये क्या होती है आप लोग की एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ अ वेटेड पेरीमीटर। नहीं नहीं, ये नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ये होती है हाइड्रोलिक रेडियस। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो ऑफ फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर का कौन सा रेशियो होता है करेक्ट, तो वो आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, सही है ना। जो फ्रॉड नंबर होता है आप लोग का जिसका फॉर्मूला V/√GY आता है, ये आप लोग का इनर्शिया फोर्स अपॉन जो ग्रेविटी फोर्स होता है इनके रेशियो से हमको मिलता है। ये हमको पता होना चाहिए। बाकी की देखो इनकी मैंने ट्रिक आप लोग को बना करके दी हुई है चैनल पे। जब आप विजिट करोगे इन नंबर्स को, इन सभी नंबर्स को आप कैसे याद करो, तो वो ट्रिक देख लेना। ट्रिक वाली वीडियो बहुत शानदार ट्रिक से आप लोग को याद कराए हैं और कितनी आसानी से आप भी वीडियो को देख के कहोगे कि हाँ सर एक बार देखने में ही याद हो गए। बहुत आसानी से वो याद कराए हुए हैं, एक बार देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने डिस्कस ना की हो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन द एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल से कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का। सबसे पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करा था ये एंगल का। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल, इट्स हाइड्रोलिक रेडियस एंड वेटेड पेरीमीटर इज गिवन इतना एंड इतना। हमको क्या क्या गिवन है, उसका हाइड्रोलिक रेडियस और वेटेड पेरीमीटर पता है, तो हमको सोल्व करना है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ से हाइड्रोलिक रेडियस हमें गिवन है 300 है, वेटेड पेरीमीटर गिवन है, एरिया बताना है, तो निकाल दो सर 25.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट देख लीजिए जो आप लोग का फ्रॉड नंबर है हाइड्रोलिक जंप इतना। फ्रॉड नंबर हमारे पास गिवन है कितना, इक्वल टू 3.2 है। तो इस केस में हमको बताना हाइड्रोलिक जंप कैसा होगा, तो ऑक्सीलेटिंग जंप होगा। कैसा होगा, ऑक्सीलेटिंग जंप होगा। चलिए टेबल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आप लोग को। एक सेकेंड, टेबल नहीं दी है इन्होंने बना करके आई थिंक। ये देख लीजिए अगर आप लोग का फ्रॉड नंबर जो होगा लेस देन कितना होगा 1.7 होगा तो अंड्यूलर जंप होगा, सही है। अगर फ्रॉड नंबर लेस देन 2.5 होगा तो आप लोग का कैसा होगा, वीक जंप होगा। और अगर फ्रॉड नंबर आप लोग का लेस देन 4.5 होगा
तो आप लोग का कैसा होगा, ऑक्सीलेटिंग जंप होगा। और अगर 4 नंबर आप लोग का लेस देन कितना 9 होगा तो वो कैसा होगा, स्टडी जंप होगा। और अगर 4 नंबर आप लोग का ग्रेटर देन कितना होगा, 9 होगा, ग्रेटर देन 9 होगा तो वो आप लोग का स्ट्रॉन्ग या फिर चौपी जंप होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग या क्या होगा, चौपी जंप होगा। एक शॉर्ट वीडियो बना करके इनको याद करा दूंगा आप लोग को, कैसे ये आप लोग को याद करने। नेक्स्ट देख लीजिए, ये फॉर्मूला तो मैं आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूँ, जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी को लेकर के होता है, ये होता है डेल ई इजिकल टू होता है y2 माइनस के y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। जो आप लोग का हाइड्रोलिक जंप होता है उसमें जो भी एनर्जी लॉस होती है उसी का ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना यार, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन आप लोग की केवल एप्लीकेबल होती है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोग की इक्वेशन होगी, हाइड्रोलिक जंप तो किसी भी चैनल में बन सकता है, लेकिन ये इक्वेशन जो होगी वो एप्लीकेबल होगी ओनली एंड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट 31 की बात कर लेते हैं। इस 31 में हम लोगों को क्या, इन ए पर्टिकुलर पॉइंट द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द गिवन इज इतना एंड इतना, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल। तो डेप्थ ऑफ फ्लो हमको बताना है यार। स्पेसिफिक एनर्जी का हमारा सिंपल से फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू वाई प्लस के वी स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वाई प्लस के वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे ई मालूम है हमको, सही है, वी मालूम है, जी हमको पता ही होता है, तो वाई हमसे पूछा है डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इसको कैलकुलेट करने की सारी वैल्यू पुट कर दी तो डेप्थ आ गई हमारे पास 1.18 मीटर, जिसको 1.2 मीटर भी हम कह सकते हैं। तो अप्रोक्स में जो हमको आंसर मिल जाएगा उसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, कैलकुलेशन फॉर द स्पेसिफिक एनर्जी हमको बताना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता है और डेप्थ पता है। तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सही है नहीं, जैसा अभी करा है हमने। नेक्स्ट देख लीजिए, चेजी कोफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है कितना होता है, √8g अपॉन कितना होता है, f होता है। तो चेजी के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन कराया था। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ चैनल इज डिफाइंड एज, तो हाइड्रोलिक रेडियस होती क्या आप लोग की अगर याद हो तो एरिया अपॉन क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी यार याद रखना, जो क्रिटिकल डेप्थ होती है फ्लो की, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो होती है आप लोग की क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। ठीक है, क्या उतना होता है, क्यू स्क्वायर जी अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3 जो होता है क्रिटिकल डेप्थ होती है आप लोग की, सही है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ चैनल डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्यू हमको गिवन है, क्यू होता है हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ फॉर अ रेक्टेंगुलर वाइड चैनल। तो यार रेक्टेंगुलर वाइड चैनल के केस में याद रखना आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, बी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर वाइड चैनल। अगर मैं कहूँ अब तक के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है तो वो यही है, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल जो हाइड्रोलिक डेप्थ होती है, वो आप हाइड्रोलिक रेडियस होती है, वो क्या हो जाती है, विड्थ के इक्वल हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है क्रिटिकल डेप्थ का, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्यू स्क्वायर जी की पावर 1/3, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अभी हमसे फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए पूछा है, जब हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी हमसे पूछी थी, तो वेलोसिटी के केस में ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जी क्यू की पावर 1/3। ये भी आप लोग याद रखना है, वेलोसिटी की फॉर्म में, वेलोसिटी हमसे पूछी थी तो इसलिए वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो इसमें भी हमसे देख लीजिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस गिवन है, एरिया गिवन है, वेटेड पेरीमीटर हमसे पूछा। तो एरिया क्या, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, एरिया अपॉन पेरीमीटर हाइड्रोलिक रेडियस होती है। पेरीमीटर पूछा है, एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए यार, सही है ना। तो जब आप यहाँ से पेरीमीटर निकालोगे तो 4.11 मीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर किसके लिए, वीक जंप के लिए कितना होगा, लेस देन 2.5। अभी बताया था कि अगर लेस देन 2.5 है तो कैसा होगा, वीक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर अंडुलर जंप होगा तो लेस देन 1.7, वीक होगा 2.5 से कम, ऑक्सीलेटिंग होगा 4.5 से कम, स्टडी होगा 9 से कम, स्ट्रॉन्ग होगा तो 9 से ज़्यादा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, वेलोसिटी हमसे पूछी है
सही है। और हमको क्या क्या गिवन है, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी पता है और उसकी डेप्थ पता है, सही है ना। तो व्हाट इज़ द, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेलोसिटी विद विच एलिमेंट्री वेव कैन ट्रेवल। अच्छा, जो हमारी वो होती है ना वेव वेलोसिटी, वो हमसे पूछी, चलिए तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपना, सिंपल है। देखिए थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट यार आप इसको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जो साउंड वेव वो हमारी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो हमारी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के केस में क्या होती है। जो एक होता है हमारे पास सॉरी जो इसको हम बोलते हैं सिलेरिटी, क्या बोलते हैं, सिलेरिटी हमारी वेलोसिटी होती है, तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, सही, और करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। ये आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा उस टाइप का है जैसे कि जहाँ पर आप लोग का स्लेरी नहीं बनती है, जब हाइड्रोलिक जंप होता है आप लोग का, तो हाइड्रोलिक जंप बना, तो हाइड्रोलिक जंप बनने के बाद क्या होता है कि पीछे की तरफ भी वेलोसिटी आती है, तो पीछे की तरफ जो आती है उससे रिलेटेड ही आप लोग का क्वेश्चन है, सही है कि नहीं।